मेरे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अपने को पढ़ना था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। हम लोगों ने वेव फ्रंट और हाइजेंस प्रिंसिपल ये सब पढ़ लिया था। उसमें हमने रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल हमने प्रूव भी कर लिया था, राइट। इसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। तो उसमें हेडिंग डालो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? मेरे साथियों बहुत ध्यान से समझना। ये हमारा एक ऐसी बाउंड्री है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n2 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो क्या है, n1 है। मेरे साथियों, यहाँ पर हमने एक इंसिडेंट वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट हमने इंसिडेंट कराया, राइट। प्लेन वेव फ्रंट हमने इंसिडेंट कराया, ये लो प्लेन वेव फ्रंट हमने इंसिडेंट कराया, ये है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट किया तो ऐसा, आप सभी को मालूम है कि ये वाली एंगल कितनी होगी, 90, और ये भी क्या होगा 90, क्योंकि टेंजेंट ऑन परपेंडिकुलर हुआ। मेरे साथियों ध्यान से समझना, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट का नाम हमने दिया AB। ध्यान से समझना, जितनी देर में इसका इस वेव फ्रंट का B एंड इस बाउंड्री से आके टकराएगा, इस बाउंड्री से आकर के टकराएगा, उतनी देर में सॉरी, ये यहाँ से आकर के इससे टकराएगा जितनी देर में, उतनी देर में ये A वाला रिफ्रैक्ट करके यहाँ कहीं पहुँचा होगा जी। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती? हमने कहा कि इसका जो ये नॉर्मल तो ऐसे है जी, यहाँ का ये नॉर्मल है, बोलिए। हमने कहा भाई यहाँ का जो ये वाली एक वेव फ्रंट बनने जा रही है, ये अब रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनने जा रही है। ये कौन सी वेव फ्रंट बनने जा रही है? रिफ्रैक्टेड। जो A था वो बन गया यहाँ पर A' और जो B था वो क्या बन गया? इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी थी जी? C1। इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है जी? C2। हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन से ये बात जानते हैं पहले से, क्या कि C2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन N2 1, राइट। यहाँ से हम पहले से जानते हैं C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। मेरे साथियों, हमने कहा, एक अभी समझाते टाइम हमने एक स्टेटमेंट बोला कि जितने देर में B B' में पहुँचेगा उतनी देर में A में पहुँचेगा। मतलब टाइम ऑफ ट्रेवल जितना देर का टाइम है, वो टाइम यहाँ से यहाँ तक के लिए और यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या है? सेम। ये दोनों टाइम इंटरवल्स क्या हैं? सेम। मेरे साथियों बहुत ध्यान से समझना, ये वाला जो टाइम इंटरवल है हमने उसको T मान लिया, ये वाले टाइम को भी हमने क्या मान लिया? T मान लिया। तो बाय द रिलेशन, बहुत फंडामेंटल फिजिक्स का फार्मूला जो पहला आपने पढ़ रखा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उस रिलेशन से हमने लिखा यहाँ की स्पीड कितनी थी? C1। तो C1 इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम? BB'। C1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलो, BB' अपॉन क्या हो जाएगा? T। दैट इज BB' इज इक्वल्स टू C1T। एंड सिमिलरली वी कैन राइट the speed of the light in medium 2 becomes C2 and the distance covered by the light is A'. That's why we can write A' is equals to C2T, right? यहाँ तक बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? And you know this angle is called angle of incidence and this angle is called angle of refraction, right? अगर ये वाला I है तो ये एंगल कितना होगा बोलो? 90 माइनस आई। होश में आओ, पहले लिख रखा है एंगल पूरा कितना? 90। कितना हो गया I? तो ये कितना हो जाएगा जी? 90 माइनस आई। देन मे यू टेल मी व्हाट इज द एंगल वैल्यू इज दिस? I। ये क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। ये वाली एंगल क्या हो जाएगी? I। सिमिलरली इफ दिस इज R देन इट विल बी 90 माइनस R, 90 माइनस R एंड इट विल बी R।
ये क्या हो गया, इसे 3 लाइन से हमने बना दिया, ये आर हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने 3 लाइन से लिखा था। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती। और ये वाले एंगल क्या हो गए जी, आई हो गए। अलग रंग से थोड़ा पेंटिंग जैसा मार के बना दूँ ताकि क्लियर रहे आपको कि ये आई था, इसलिए ये क्या हो गया, आई हो गया। और ये वाला एंगल आर था, इसलिए क्या हो गया, आर हो गया। बोलो यहाँ तक बात ध्यान में आती कि नहीं आती। हमने कहा भाई ऐसे लिखो साइन आई अपॉन साइन आर, हमने लिखा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है, n2 अपॉन n1। मेरे साथियों ध्यान से समझना, साइन आई अपॉन साइन आर, अपन लोग यहाँ से साइन आई लिखें बोर्ड पर सारे लोग। साइन आई की वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से, साइन आई की वैल्यू क्या होगी। अगर ये एंगल आई है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, ये एंगल क्या है, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, क्या हो जाएगा बोलो, हाँ बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। भाई ये ट्राइंगल है ना, होश में आओ, मैं इस ट्राइंगल को हाईलाइट करता हूँ ऐसे ग्रीन कलर से हल्का हल्का। ये ट्राइंगल बना ना, ये ट्राइंगल बना भैया बहनों, उसमें से ये एंगल बना थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। आपको यही प्रूफ करना था, तो हमने कहा रुको जरा, कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। हमने लिख दिया साइन आई की वैल्यू बोलो बी बी डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन साइन आर। ये एंगल अगर आर है, ये थीटा है, तो इसके लिए साइन थीटा क्या होगा, ए डैश अपॉन ए बी डैश। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ये बेस, तो ये फिर से क्या हो जाएगा बोलो, ए डैश अपॉन ए बी डैश। ए बी डैश कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ बोलो। मैंने कहा मेरी नज़र से देखो तो तुम्हें एक बात नजर आएगी, वो ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए डैश। और बी बी डैश की वैल्यू क्या है, C1t अपॉन C2t अपॉन नहीं जी, टी कैंसिल हो गया। यहाँ से हमको मिला क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सबसे पहले यहीं से शुरुआत करी थी कि बाय द डेफिनेशन C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू क्या है, N2 अपॉन N1। तो प्रूफ हमने को यही करना था। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, N2 अपॉन N1, एंड दिस इज स्नेल्स लॉ। यही क्या है बोलो, स्नेल्स लॉ। अब ये आपसे कहीं प्रूफ करने को नहीं पूछा जाएगा जी, लेकिन इसमें पूछा क्या जा सकता है, सवाल आ चुका है जी। अभी जब सवाल करेंगे तो ध्यान में आएगा। हमने टेस्ट में भी तुम लोगों से पिछले साल सवाल पूछा है, याद होगा। ये वाली वैल्यू अचानक से दिया इसी में, और ये जो एंगल हम बदल रहे थे ना यहाँ पे, ये अदल बदल करके एंगल पूछ लिए, ये आई है तो यार है, ये एन है तो ये इसकी वैल्यू बताओ, उसी के अकॉर्डिंग सेट करना है, मालूम होना चाहिए, है ना। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती। और बाकी ये तो स्नेल्स लॉ जगजाहिर वाला लॉ है, कुछ में कुछ कहने नहीं है। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, हाँ ए बी जो है वो क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ए डैश बी डैश ये क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। रचना दी समझ में आएगी नहीं है। हो गया, आगे बढ़े। अब अपने को पढ़ना था शेप ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसी का एक पार्ट है जो हम लोग पढ़ रहे थे, हाइजेंस प्रिंसिपल, उसी का एक पार्ट है क्वेश्चन की अप्रोच। डायरेक्ट केस से बना करके हम क्वेश्चन पे कैसे जाएंगे। शेप ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ध्यान से समझना मेरे साथियों। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद वेव फ्रंट का शेप कैसा हो गया। तो पहला हम लोगों ने अभी जो पढ़ा वो प्लेन सरफेस था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने प्लेन वेव फ्रंट प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट कराया।
तो हमने दोनों केस में पाया कि रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड जो वेव फ्रंट थी उसका शेप नहीं बदला, प्लेन थी, प्लेन रह गया। माने कि अगर हम पहला रिफ्लेक्शन, इसमें पहला केस रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, इसके ऊपर हमने प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया जी, तो इसका आफ्टर द रिफ्लेक्शन इसका वेव फ्रंट कैसा बना रह गया? प्लेन। बोलो बात ध्यान में आती है कि नहीं आती है? प्लेन वेव फ्रंट थी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या बनी रह गई? प्लेन। तो आप लिख देंगे इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, और ये रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है। रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। दूसरा रिफ्लेक्शन में ही रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। हमने प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया जी। इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसी थी? प्लेन। ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, लेकिन आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करके कहाँ पहुँचेगी? फोकस पे जाएगी जी। तो यहाँ का जो वेव फ्रंट रहा वो कैसा हो गया जी? कन्वर्जिंग। नहीं आया ध्यान में क्या? ये वेव फ्रंट कैसा हो गया? कन्वर्जिंग हो गया। और मज़े की बात ये होगी कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का जो रेडियस होगा ना, जस्ट आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो किसके इक्वल होगा? फोकस ऑफ द मिरर के। ये कौन सी वेव फ्रंट है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, और इसका रेडियस इज इक्वल टू फोकल लेंथ, माने रेडियस ऑफ reflected wave front is equal to focal length of concave mirror। बोलो बात ध्यान में आती है कि नहीं आती? मेरे साथियों, बढ़ाऊं इसको? साथ साथ बना रहे हो ना? तीसरा था रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसी है जी? इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसी है? प्लेन। इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन के बाद यहां से जो वेव फ्रंट मिली वो कैसी हो गई? डाइवर्जिंग। ये वेव फ्रंट कैसी हो गई जी? डाइवर्जिंग। हमने इसको पीछे बढ़ाया, ये इसका रेडियस बन गया, और यह है किसके इक्वल? फोकल लेंथ। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, जिसमें आर इज इक्वल टू क्या होगा? फोकल लेंथ। बढ़ाऊं? साथ साथ करते रहो, चूंकि हो गया जी। अगला है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें पहले हमने कहा था रिफ्लेक्शन
अब आ गया क्या, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हो गया जी, अब क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन, तो शेप में कोई चेंज, अभी हमने पढ़ लिया। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट थी और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ए बी। इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती मेरे साथियों? इसी में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन हुआ तब ये हमारी प्रिज्म है, इसके ऊपर हमने प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया। आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये वेव फ्रंट तो प्लेन बनी रहेगी, वेव फ्रंट तो प्लेन बनी रहेगी, लेकिन जो ये वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होगी वो प्लेन वेव फ्रंट बेस की तरफ क्या कर चुकी होगी, बेंड कर चुकी होगी। जो वेव फ्रंट होगी क्या कर चुकी होगी, बेस की तरफ बेंड कर चुकी होगी। सर नमस्ते, क्लास सर चले थे। हाँ कोचिंग में रहेंगे, लगभग 8 बजे करीब फ्री होंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक सर। बोलो बात ध्यान में आती है ना? अब अगला है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया जी। आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये पैरेलल लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रे कहाँ से पास करेगी जी, फोकस से पास करेगी। तो ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन गया। और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसी है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ये प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये कैसी है, कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। बोलो बात ध्यान में आती है कि नहीं आती मेरे साथियों? EFG। अगला है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव लेंस। ये रहा कॉनकेव लेंस का रिफ्रैक्शन। ये क्या करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाएगी। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसी हो गई, डाइवर्जिंग। एक चीज बताना भूल गए इसके पहले वाले में, क्या इस जो कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है इसका रेडियस किसके इक्वल होगा, फोकल लेंथ। इसका रेडियस किसके इक्वल होगा, फोकल लेंथ। ये जो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड डाइवर्जिंग वेव फ्रंट हैविंग रेडियस इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। और ये वेव फ्रंट कैसी है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती, पक्का क्लियर है? बता दूं आगे से। इसके बाद अगला टॉपिक है सुपर पोजिशन ऑफ वेव।
सुपर पोजिशन ऑफ वेव। हाँ, बहुत बढ़िया, वेल डन। क्या है सुपर पोजिशन ऑफ वेव की डेफिनेशन? बोलो बोलो। मीटिंग ऑफ टू और मोर वेव्स। कुछ टेंशन में लग रही होती थी। घड़ी में बजता है मैक्सिमम 12, चेहरे तुम्हारे 36 हैं। घड़ी में मैक्सिमम कितना बज सकता है? 12, तुम्हारे चेहरे 36। अगर तुम ऐसे इतनी चिंतित मुद्रा में रहोगे, कोई भी बच्चा क्लास पढ़ते टाइम या खुद से पढ़ते टाइम अगर इतना डाउन होकर के बैठेगा जितना तुम बैठी हो, डल होकर के बैठेगा, किसी चिंता में बैठोगे, तो तुम कुछ सीख पाओगे क्या? लर्निंग जीरो हो जाएगी जी। मेरे तरीके से प्रसन्न रहो, केवल मुझे देखो, मुझे और मुझे देखो बस। और सोचो भी तो जो मैं कहता हूँ उसके बारे में सोचो, दूसरी चीज़ सोचो भी ना। मैंने कभी इसके अलावा कुछ चीज़ बोलने सोचने का हमने बातें का कुछ नहीं सोचना जी। मैंने कहा जो मैं कह रहा हूँ उसे मानो। हाँ, मैं तो जुर्माना भी देने के लिए कहता हूँ जी, मेरी बात मानो। सिलेक्शन ना हो, पैसा हमसे ले जाओ। आओ तो, मानो तो। अभी हम तुम्हें वो बताते हैं, एक प्रोग्राम NLP का तुम प्रोग्राम ज्वाइन करो। 499 रुपीज़ का उन लोगों का है। 1 महीने में 4 दिन ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम तुमसे कहेंगे, अभी उनसे आएंगे तो संतोष जी हैं जो आते हैं। हाँ, तो जो कैमरा लगाते हैं उनके साथ में जिन्हें आते हैं ना जैकेट वैकेट पहने, उनसे बात करो। तो NLP का तुम्हें एक प्रोग्राम ज्वाइन कराएंगे अर्चना मैडम वाला। तुम 1 महीने का 4 दिन का कोर्स करो। अरे प्रसन्न रहो यार, सिलेक्शन हो चाहे ना हो, डॉक्टर बनो चाहे ना बनो। हद हो गई। अरे घर वालों हमसे मुलाकात कराओ। अगर किसी की मेहनत करने की वजह से, केवल मेहनत करने की वजह से अगर सफलता मिल जाया करती जो चाह रहा था वो, तो यार जो लेबर है ना वो धीरे भाई अंबानी पीछे कर देता है। मेहनत कौन ज़्यादा करता है जी? बहुत सीधी सी बात है। लेकिन वो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डेस्टिनेशन पहले से डिसाइडेड है, हमें जाना कहाँ है। हाँ, बस हम पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करते रहें और ढंग से पढ़। जिसको करने से प्रेशर इतना बढ़ जाए कि तुम्हें अपने होने ना होने जैसी परिस्थिति आने लग जाए कि यार हम कर पाएंगे नहीं, ऐसा पहली चीज़ तो कर ले जाओगे। लेकिन अगर अभी मान लो प्रिपरेशन नहीं है, अभी मेरे पास आते हुए तुम्हें 5-7 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, तो डिलीट मारो। अभी तुम और अभी तैयारी करो, अगले टेस्ट से अटैम्प्ट करना। कल का टेस्ट नहीं देना, ठीक? कल की क्लास तुम्हारे लिए कंपलसरी है। यहाँ घर पे बता देना कि ये मत बताना, मान लो अगर डाउट लगे तो मत बताना कि हम टेस्ट छोड़ दिए हैं। तुम आके चुपचाप मेरी क्लास करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। यार इतने इस तरीके से जुगल नयन जलधार वहीं एक बच्चा मेरे सामने बैठे इस नाते, तुम मालूम है मुझे लोग इस नाते बुलाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में कि हमारे बच्चों को मोटिवेट कर दीजिए। परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे जागरूकता कार्यक्रम वाला जब तुम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, शायद नहीं 2020 में था। 2020 में मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के सारे राजकीय मतलब जितने GICs हैं इनके प्रिंसिपल्स को मैंने मोटिवेट किया कि आप अपने बच्चों को कैसे सिखाओ। सारे DIs को मैंने मोटिवेट किया, पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जिलों के DIs, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को मैंने मोटिवेट किया कि आप अपने बच्चों को अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में आप जाकर के कैसे समझाओ बच्चों को कि टेंशन फ्री कैसे रहा जाता है। और हम ही से पढ़ने वाला बच्चा मेरे सामने टेंशन में मरा जा रहा है। यार हद हो गई यार। एक चीज़ होती है ट्रस्ट, दूसरा होता है फेथ। तुम्हारा ट्रस्ट था, इस नाते से तुम मेरे पास वापस आई, लेकिन फेथ जनरेट करना पड़ेगा जी। ट्रस्ट और फेथ 2 चीज़ें होती हैं। तो जब तुम्हारा ट्रस्ट और फेथ दोनों जुटेगा तभी इन्होंने कहा फोकस हो पाएगा। जब ट्रस्ट होगा तो फेथ जनरेट हो सकता है। ट्रस्ट और फेथ जब दोनों होगा तभी फोकस कर पाओगे। अदरवाइज तुम तो दूसरी दुनिया में पीछे चले जा रहे हो। यस सर। डॉक्टर बनो चाहे ना बनो यार, पहले मनुष्य बनो। हद हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुम सीखो। मैंने कहा रोज अब से शुरू करो। रोज तुम अपना हिसाब लिखो, पैसे का नहीं जी, टाइम का। रोज हिसाब लिखो, आज की लर्निंग तुम्हारी कितनी हुई, आज तुमने क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया, कितना तुमने खर्चा किया, उसके बदले में क्या तुम्हें मिला। खर्चा किया पैसा नहीं, खर्चा किया टाइम, अपना डेडिकेशन, उसके बदले में तुमने कितना गेन किया। रोज का हिसाब लिखो। बस डॉक्टर के सामने तुम लाख चिल्लाओ, मरा जा रहा है मेरा मरीज, मरा जा रहा है मेरा मरीज, देख लो डॉक्टर एकदम इत्मीनान से आएगा और तुम्हारे जल्दबाजी करने के नाते सुई नहीं घोंप देगा, वो एकदम इन्वेस्टिगेट करेगा पूरे पेशेंस के साथ। वो तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगा जी। तो तुम्हें डॉक्टर बनना है। भगवान, अल्लाह, गॉड के बाद नंबर अगर किसी को आदमी धरती पे जो बीमार होने के बाद एक बार हॉस्पिटल से लौटता है, वो भगवान के बाद अगर किसी भगवान मानता है तो डॉक्टर को। लेकिन जब डॉक्टर सही ज़िंदगी बचा के लौटा देता है ना किसी की, तो अपने मन से उसके लिए दुआ, उसके लिए आशीर्वाद निकलने लग जाता है। इस नाते से ये वाला काम छोड़ो,
डिलीट मारो सब, अपने आप को रिस्टार्ट करो। मैंने भी बताया तुम NLP वाला प्रोग्राम ज्वाइन करो, 1-1 घंटे का 4 संडे का तुम्हें सेशन मिलेगा, बस एकदम मस्त हो जाओगे। हाँ तुम भी कर सकते हो, 499 रुपीज़ का उनका प्रोग्राम है, वो लोग कराते हैं, 4 संडे कराएंगे तुम तो 4 संडे के बाद तुम्हें समझ में आएगा तो पांडे सर ने सही रिकमेंडेशन किया था। किसी भी दिन वो अपना कराएंगे, अब उनका स्लॉट डिसाइड करना उनका काम है ना? ठीक है ना? मस्त हो जाओ पहले। हे हमारी कलम रुक गई, 5-7 मिनट चला गया, केवल इसलिए 15 मिनट इसलिए केवल चला गया। एक मेरा बच्चा मेरे सामने रोए जा रहा है यार। दूसरे रोने वाले लोग अगर मुझे सामने मिल जाते हैं तो उनकी रोना तो मैं बंद ही करा देता हूँ। और हमारे सामने रोए जा रही और पैर छूती एकदम पूरा ढंग से, और फिर भी रो रही हो। अरे मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे में फेथ नहीं है। मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद जो हनुमान जी की कृपा, उसमें फेथ, उसमें आशीर्वाद रखो जी। क्या बात करते हो? क्यों नहीं खुद पे है? हमारे बच्चे के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं रहा? गोली मार देंगे हम तुम्हें। तुम्हें हमारे बच्चे के ऊपर विश्वास नहीं रहा? ये सब कुछ नहीं करना। हाँ देखो भाई, सुपर पोजिशन ऑफ वेव क्या होता है? मीटिंग ऑफ 2 और मोर देन वेव, 2 वेव्स, 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स का मिलना क्या कहलाता है? सुपर पोजिशन ऑफ वेव। ठीक है ना? 2 या 2 से ज़्यादा वेव, लिख दो फटाक से। मीटिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वेव्स इज कॉल्ड सुपर पोजिशन ऑफ वेव। अब सुपर पोजिशन के दौरान जो वेव्स मिलने वाली हैं उनकी मिलने की कंडीशन क्या क्या है, और उन वेव्स जो मिलने जा रही हैं उनकी साथ एसोसिएटेड क्वांटिटीज़ में आपस में क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पर सुपर पोजिशन का रिजल्टेंट 4 चीज़ें बन जाती हैं जी। ठीक है ना? फिलहाल मान लो 2 वेव्स ऐसे हैं, एक y1 इक्वल टू क्या है? A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा है y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस kx। ये 2 वेव्स हैं, दो वेव्स हैं। इन दोनों वेव्स के मिलने से कोई नई वेव बनेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे कहता है, क्या कहता है? हेडिंग अगली होगी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे कहता है, क्या कहता है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? y1 प्लस y2, और वो भी वेक्टरली। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हुआ जी? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या चीज़ होती है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है हमसे कि वेक्टर सम ऑफ, किसका वेक्टर सम? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव्स। सुपर इम्पोजिंग वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम जो रिजल्टेंट वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट देगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेक्टर सम ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। According to the principle of superposition, vector sum of displacements of superimposing waves is equal to the displacement vector of resultant wave, is equal to the displacement of resultant wave। मान लिया हमने यहाँ जो रिजल्टेंट वेव बन के आया वो क्या आया? y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे। तो हमने कहा भाई ज़रा देखो यहाँ पर जो a है ना, a दिस इज द डिस्प्लेस एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड भी क्या होता है? वेक्टर होता है। यहाँ से हमको बात पता चली, क्या? a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। बोलो मेरे साथियों, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंटेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। दैट्स व्हाई वी कैन राइट इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। बोलो। अब इसके कई केसेस, दो वेव्स का मिलना जब दो वेव्स का मिलना हो, ध्यान से समझना, तो मिलने पे उनके बीच का फेज डिफरेंस, इन्होंने कहा इफ
डेल्टा फाई, पहले हाँ, इफ डेल्टा फाई फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू क्या हो जाए 0। ये मैक्सिमम कब होगा एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम कब होगा एम्पलीट्यूड जब कॉस फाई कितना हो 1, कॉस फाई 1, तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा 0 या 2 पाई, 0 या 2 पाई, रेडियन में रख रहे हैं तो रेडियन में सारा रखें, 0 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई, एक साइकिल पूरी करते गए, डैश 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 टू n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई। आगे बढ़े, जब फेज डिफरेंस इतना होता है जी, जब फेज डिफरेंस इतना होता है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा n लेमडा। ये रिलेशन ध्यान आता है या पूरा डेरिवेशन करके फिर से बताऊं? याद है ना? वेव पढ़ेंगे तो फिर से एक बार देखेंगे, डाउट हो तो बोलो अभी फिर से बता दें। याद है रचना? बता दीजिए, ध्यान से देखो। एक वेव यहाँ से चली ऐसे, एक वेव यहाँ से लेकर के ऐसे चली, ध्यान से समझना। 2 वेव्स का मिलना हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक भर में, ये फेज कितने का कवर हुआ जी 2 पाई, फेज कितने का कवर हुआ 2 पाई। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 वेवलेंथ। अगला ऐसे एक और वेव बनी, ऐसे एक और वेव बनी तो फिर से कितना फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई, फिर से पाथ डिफरेंस कितना हो गया जी लेमडा। नहीं है ध्यान में क्या? तो जब 0 था, जब 0 था क्या फेज, तो पाथ डिफरेंस कितना था 0। जब फेज कितने का कवर हुआ 2 पाई, तो पाथ कितना हो गया लेमडा। फिर अगले में 4 पाई हुआ तो पाथ कितना हो गया 2 लेमडा। भाई ये 2 पाई, ये 2 पाई, 4 पाई, ये लेमडा मिला कितना हो गया 2 लेमडा। नहीं है ध्यान में क्या? तो इसका मतलब हुआ ऑन कंप्लीशन ऑफ एवरी साइकिल देयर इज अ कंप्लीशन ऑफ 1 वेवलेंथ। नहीं है ध्यान में क्या? ऐसे ही, ऐसे इनमें रिलेशन भी है, ऐसे इनमें रिलेशन भी है, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस इन टाइम पीरियड। एक बात तो यहीं पे और बताते हैं कि टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक कितना लगता है जी 1 टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम पीरियड कितना लगता है जी 1 टाइम पीरियड। हमने कहा रिलेशन देखो, ऐसे लिख दिया 2 पाई फेज करेस्पॉन्ड्स पाथ डिफरेंस, लेमडा करेस्पॉन्ड्स टाइम इंटरवल t, राइट। हमने कहा बहुत ध्यान से समझना, टी टाइम करेस्पॉन्ड्स पाथ डिफरेंस, बोलो कितना लेमडा। तो 1 टाइम करेस्पॉन्ड्स पाथ डिफरेंस लेमडा बाई टी, एंड दिस इज कॉल्ड wave velocity. This is called wave velocity, lambda by t, and we know that 1 by t is frequency. That is why v is equals to f lambda या n lambda. बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती मेरे साथियों? यही नहीं और आगे बढ़े, हमने कहा तो t टाइम करेस्पॉन्ड्स पाथ डिफरेंस x is equals to vt, और this is equals to lambda by capital T into small t। बोलो, प्रोग्रेसिव वेव जब पढ़े थे या पढ़ेंगे तो ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन वहाँ बन के आएगा, फिर समझेंगे। जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़े उतनी बार ये चीज़ देखोगे। हम बिल्कुल ये बात लैंग्वेज लिखते हुए है ना, ये लैंग्वेज लिखते हुए, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे क्या आगे। अगला था ध्यान से समझना, लेमडा पाथ करेस्पॉन्ड्स, लेमडा पाथ करेस्पॉन्ड्स फेज कितना 2 पाई, तो 1 पाथ करेस्पॉन्ड्स फेज 2 पाई बाई लेमडा। दिस इज कॉल्ड के, इसको क्या बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट या वेव कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर। वेरी गुड, वेल डन। इसको क्या बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। बोलो बात ध्यान में आती है ना? आगे बढ़े, हमने कहा कि x या कई बार डेल्टा लेमडा पाथ करेस्पॉन्ड्स फेज डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा लेमडा या x। बोलो, या कई बार इसी को लिख देंगे क्या, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू बोल के एक्स। 2 पाई बाई लेमडा को क्या लिख देंगे के, वही लिखा रहता है, कभी के एक्स लिखा रहता है, कभी फाई लिखा रहता है। बोलो बात है, यही इतना बताने के लिए इतना ये सब ताम झाम कर डाले जी। अब एक चीज़ और बची, वो भी कंपेयर कर लो। हमने किस को कंपेयर कर लिया? हमने कंपेयर कर लिया 2 पाई और लेमडा को, हमने कंपेयर कर लिया टी और लेमडा को। बचा क्या है इन तीनों में? क्या बचा है? हाँ फेज। इसमें देखो, अरे यहाँ देखो, माथे में ना देखो, यहाँ देखो, हमने लेमडा और टी कंपेयर कर लिया।
हमने क्या कंपेयर कर लिया, लेमडा और 2 पाई। अब क्या बचा है, टी और 2 पाई। क्या बचा है, टी और 2 पाई। अब जरा देखो मेरे साथियों, यहां लिखेंगे टी टाइम करेस्पॉन्ड्स फेज कितना, 2 पाई। तो 1 टाइम करेस्पॉन्ड्स फेज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। बोलो, इसको एंगुलर वेलोसिटी या कई बार इसी के कारण एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, क्योंकि 2 पाई बाई टी है ये। बोलो, बात ध्यान में आती है ना। अरे मेरे मित्रों, तो टी टाइम करेस्पॉन्ड्स फेज डेल्टा फाई इज इक्वल टू, बोलो, ओमेगा टी दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। कई बार इसकी जरूरत पड़ती है, कभी ओमेगा टी लिख देते हैं, कभी के एक्स लिख देते हैं। ध्यान में आ रहा होगा क्यों, कैसे लिख देते हैं। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। तो हम बढ़ रहे थे, हम हकीकत में बढ़ रहे थे, वो मैक्सिमा देख रहे थे जी, मैक्सिमा देख रहे थे। जहाँ से यहाँ चले आए दीदी को बताने के लिए, क्या समझ रहे थे। हमने कहा कि इफ डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, लेमडा, 2 लेमडा या n लेमडा, अगर ऐसा हुआ फेज या पाथ का ऐसा कॉम्बिनेशन मिला, देन दैट पोजीशन इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। बात ध्यान में आती है ना। एम्पलीट्यूड तब क्या होगा, मैक्सिमम। तब एम्पलीट्यूड क्या होगा जी, मैक्सिमम। ए मैक्सिमम इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से, a1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई 1 हो गया जी। आप लिख दोगे कॉस फाई 1 हो गया, यहीं पर इसको हमने लिख दिया 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए मैक्सिमम डायरेक्ट लिख दूं क्या, a1 प्लस a2। ऐसे इंटेंसिटी आई मैक्सिमम इज इक्वल टू, बोलो, रूट i1 प्लस रूट i2 टू द होल स्क्वायर। बहुत बार रटवाया है। बोलो, बात समझ में आती कि नहीं आती। एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न फॉर मिनिमा क्या हो जाएगा, हाँ, ए मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2। क्यों, क्योंकि फाई इज इक्वल टू कितना होगा। अब मिनिमम के लिए भी कंडीशन यहाँ पे जरा समझूं, रुक जाओ, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको ना लिख करके पहले उस बात को समझें। फॉर मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना होगा, बोलो, पाई बाई 2। नहीं, मिनिमा के लिए कितना, 180 पाई बाई 2। कैसे, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी, कहाँ गया, कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी, -1। वैल्यू कितनी, -1। तो हमने कहा जरा ध्यान से देखो, जैसे हमने यहाँ लिखा, तो डेल्टा फाई को क्या आ गया, बोल, पाई। डेल्टा फाई कितना हो गया, पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, होश में आओ, फिर क्या हो गया, 7 पाई, डैश डैश डैश। अब 2n प्लस या माइनस चाहे जो रखो, जो तुम्हारी जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, 2n प्लस 1 इंटू क्या, पाई, या 2n माइनस 1 इंटू पाई। जब हमने वहां पे लिखा था n लेमडा n इंटू 2 पाई, तब n की वैल्यू 0 1 2 3 4। यहाँ पर अगर 0 से लेके चलना है तो ये वाला लेके चलना है, 1 से लेके चलना है तो यहाँ से लेके चलना है, या उल्टा बोलो, अगर हमने ये वाला ले लिया तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। और अगर ये वाला ले लिया तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4। बात ध्यान में आ गई है ना। सोहेल नहीं है समझ में। आगे बढ़े मेरे साथियों, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये डेल्टा फाई इक्वल टू इतना, तो डेल्टा लेमडा कितना हो जाएगा, बोलो, पाई पे पहुंचने पे पाथ कितना होगा, लेमडा बाई 2। होश में आओ, यहाँ से चल करके यहाँ तक ये फेज कितना था, पाई, बोलो, तो पाथ डिफरेंस ये कितना था, लेमडा बाई 2। बोलो, ये कितना था, लेमडा बाई 2। अगला कहाँ पे मिला, यहाँ पे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, नहीं है ध्यान में क्या, 3 पाई, तो 1 लेमडा बाई 2, 2 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, नहीं है ध्यान में क्या, 3 लेमडा बाई 2। ऐसे फिर अगले में 5 लेमडा बाई 2, और ये कितना हुआ था, 3 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे करके 5 पाई, नहीं है ध्यान में क्या। अब देखो, हाँ, तो तुम 4 पाई ही हो, भगवान ने बनाए भले तुम्हें 2 पाई है। अब जरा देखो, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2,
बोलो 5 लैम्डा बाई 2 डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या हुआ 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 या 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। मेरे साथियों लेकिन ध्यान रखना क्या यहाँ पर जब इसको लेकर के चलेंगे तो 1 2 3 4 n इक्वल्स टू क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ लेके चलेंगे तो n इक्वल्स टू क्या होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती? ये कंडीशन मैक्सिमा और मिनिमा की पूरी समझ आई कि नहीं आई? पक्का बोलो, क्लियर है? अच्छा कैमरा चल रहा है रिकॉर्डिंग वाला ना? ठीक बात है, आगे बढ़े मेरे साथियों। ये हो गया क्या मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन। अब मिनिमा में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होगी? ए मिनिमम cos 180 cos पाई की वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा जी A1 माइनस A2, और आई मिनिमम कितना हो जाएगा बोलो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। रूट I1 माइनस रूट I2 नहीं, रूट I1 माइनस रूट I2 टू द होल स्क्वायर। नहीं है ध्यान में क्या? पक्का बोलो, क्लियर है? मेरे कान में बात जाती है, भीड़ में मत सोचना नहीं जान पाते हैं। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई है? ये क्या था? सुपर पोजिशन। ये अपना पूरा क्या था? सुपर पोजिशन। एक बार पूरे को रिकंसाइज करूं। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन स्टेट दैट वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव्स, टू आर मोर देन displacements of superimposing waves is equal to the displacement vector of during the superposition energy is conserved, that is redistribution of energy takes place. That is why we will say that principle of superposition is a consequence of law of conservation of energy. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का क्या होगा? एक कॉन्सिक्वेंस होगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया है ना? आगे बढ़ाऊं या नोट तो नहीं करना किसी को? गाड़ी रुकवा के नोटवाना तो नहीं करना है? अब अभी पढ़ा लेने तो फिर पूरा इकट्ठे नोट करना। पक्का नोट कर लोगे ना? हाँ कोई बात नहीं। अब यहाँ से साथ साथ नोट करो, उतनी जगह छोड़ दो केवल, और यहाँ से साथ साथ नोट करो। अब जरा देखो सुपरपोजिशन का रिजल्टेंट ऑन द कंडीशंस ऑफ सुपरपोजिशन की कंडीशंस पर सुपरपोजिशन बात करो। सुपरपोजिशन का रिजल्टेंट चार चीजें होती हैं। पहला है इंटरफेरेंस, दूसरा है क्या? डिफ्रैक्शन, तीसरा क्या है? स्टैंडिंग वेव, और चौथा क्या है? बीट्स। इसमें से बीट्स और स्टैंडिंग वेव शोन बाई साउंड वेव, ये दोनों कहाँ पर? साउंड। ऐसा नहीं कि बीट या स्टैंडिंग वेव लाइट में नहीं बनेगा लेकिन ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। चूंकि इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, दैट इज वाई ये साउंड वेव में ही केवल दिखाई पड़ेगी, लाइट वेव में नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या? स्टैंडिंग वेव और बीट शोन बाई ओनली साउंड वेव, केवल साउंड वेव। डिफ्रैक्शन ऑल काइंड ऑफ वेव्स। उसमें पहला है, ऐसे नाम जो ध्यान में आना चाहिए वो है साउंड वेव माने मैकेनिकल वेव, दूसरा लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी नॉन मैकेनिकल वेव, बोलो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, कौन बोलेगा? मैटर वेव। वेरी गुड, क्या हो गया? मैटर वेव। एक इलेक्ट्रॉन जब चलता है या आदमी जब चलता है तो उसके साथ एसोसिएटेड वेव होती है। इस बात को किस फेनोमेनन से प्रूव करते हैं? डिफ्रैक्शन से। अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब उसके साथ एसोसिएटेड क्या है? वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को प्रूव करने के लिए ग्रीगर, मर्जन, ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये सब किस पर बेस्ड है जी? डिफ्रैक्शन। उसमें ब्राइग्स इक्वेशन किस पे है? डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन में पूरा पढ़ते हैं फिलहाल के तौर पर। आगे बढ़े। इंटरफेरेंस शोन बाई बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स। क्या क्या होते हैं ये चारों, जरा ध्यान से समझना। हमने कहा ये चारों फिनोमेनन केवल मीटिंग ऑफ टू वेव्स को ही बताते हैं, ऐसा नहीं है। डिफ्रैक्शन इसमें मोर देन टू वेव्स, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन थी टू वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ,
lambda 1 is equals to lambda 2 and phase difference constant, phase difference constant। ऐसी सिचुएशन में a1 is equals to a2, n1 is equals to n2, lambda 1 is equals to lambda 2, phase difference constant। जिन दो वेव्स के ये चार कंडीशंस फॉलो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोहेरेंट वेव, कोहेरेंट वेव्स। तो आप इंटरफेरेंस के लिए डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। और इसमें डिफ्रैक्शन में सुपरपोजिशन ऑफ फैमिली ऑफ कोहेरेंट वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ फैमिली ऑफ कोहेरेंट वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ फैमिली ऑफ कोहेरेंट वेव्स रिजल्ट इन डिफ्रैक्शन। सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। और ये कोहेरेंट वेव होती क्या है? तो वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और स्टैंडिंग वेव में क्या होता है? बहुत ध्यान से समझना। सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नहीं है ध्यान में क्या? और स्टैंडिंग वेव में सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इन व्हाटएवर द कंडीशन, बट there should be frequency difference, little frequency difference. To observe the beat, frequency difference should be less than 15, and for clear observation frequency difference should be less than 10। बीट के लिए फिर से ध्यान से सुनना, बीट के लिए किसी भी दो वेव्स का सुपरपोजिशन से, साउंड वेव के किसी भी दो वेव के सुपरपोजिशन से क्या बनने वाला है जी? बीट। बस कंडीशन होनी चाहिए कि वो दो जो सुपर म्यूजिक वेव्स हों उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस मैक्सिमम 15 होगा तो हमें बीट सुनाई पड़ेगा, लेकिन क्लियरली सुनाई पड़े, स्पष्ट सुनाई पड़े, उसके लिए डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 का। हमने मान लो ऐसे मारा, ऐसे इस पे मारा, जरा ध्यान से देखना, तो धप 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 सुनाई दे रहा है। हमने ऐसे मारा, धप 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 धप। लेकिन अगर हमने इसी की फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 10 से ज़्यादा बार हमने कर दिया ना, तो हमें कंटिन्यूस साउंड सुनाई पड़ेगी। जैसे हॉर्न बजता है, चाहे हॉर्न बजे पीप, चाहे हॉर्न बजे पों, दोनों में मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है जी। कभी हॉर्न बनवाते टाइम देखो उसको खुलवा करके, क्या वाइब्रेट करता है? मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन जो वाइब्रेट करेगी तो ऐसे खड़खड़ाहट होनी चाहिए ना उसमें, सीधा सीधे ऐसे सीधे, जैसे मान लो स्पेस को हमने ऐसे वाइब्रेट कराया तो ऐसे खड़खड़ाएगा, ऐसे 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 तो होगा खड़खड़ाता होगा। ये जो खड़खड़ाहट थी, इसी की फ्रीक्वेंसी जब कितने से ज़्यादा हो गई? 15 से ज़्यादा हो गई, तो क्या मिल गई हमको? कंटिन्यूस साउंड मिल गई। तब क्या मिल गई? कंटिन्यूस साउंड। बिफोर द 15 बीट माने अलग अलग रहेगा, वो जब बीट की फ्रीक्वेंसी माने दोनों का डिफरेंस 15 से ज़्यादा होने लगा तो कंटिन्यूस साउंड जैसा मिलने लग गया। 15 से कम रहा तो हमें बीट्स लग रहा है कि हाँ अलग अलग सेपरेट साउंड हैं, लेकिन अगर वो डिफरेंस 10 या 10 से कम हो गया तो क्लियरली सुनाई पड़ेगा, एकदम बढ़िया सादा सीधा दिखाई दे रहा है। 1 सेकंड में 4-5 बार हो रहा है। बात समझ पा रहे हो ना? नहीं आया समझ में क्या सोहेल? पक्का बोलो। बाकी जब साउंड पढ़ेंगे तो एक बार फिर से इसको और समझाएंगे, वहाँ वैक्सिंग, बैनिंग, ट्यूनिंग, फॉर्क, एंटेन समझेंगे। स्टैंडिंग में भी वहीं पे कंटिन्यू करेंगे डिटेल में। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या? इंटरफेरेंस। साइंटिस्ट यंग एंड फ्रेजनल, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया और ये कहा, प्रूफ भी किया कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं? कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एक ये बल्ब है और इतने ही वोल्टेज का एक दूसरा बल्ब है, इन दोनों बल्ब को भले हमने एक साथ जलाया हो, लेकिन ये कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं? कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना वो हुन्स मल्टीप्लिसिटी या पाउलीज एक्सक्लूजन में एक कोई ऐसा रूल है ना कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। कौन सा लॉ है? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। पाउलीज एक्सक्लूजन या हुन्स मल्टीप्लिसिटी में से कोई, तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमसे कहता है क्या कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकती। ऐसे इधर भी इन्होंने कहा कि कोहेरेंसी की चारों कंडीशन कभी भी 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस से निकलने वाली वेव्स की मेंटेन हो ही नहीं सकती हैं। माने एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, फेज डिफरेंस कांस्टेंट, ऐसा कंडीशन 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज के लिए बन ही नहीं सकता। इसके लिए फिर तो कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाए? तो साइंटिस्ट यंग ने एक सोर्स से 2 सोर्स बनाया और साइंटिस्ट फ्रेजनल ने भी एक सोर्स से 2 सोर्स बनाया। साइंटिस्ट फ्रेजनल ने बाई प्रिज्म, 2 प्रिज्म लेकर के एक सोर्स से 2 सोर्स बनाए। उनका एक्सपेरिमेंट अपने सिलेबस में नहीं है, फ्रेजनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपने सिलेबस में डिटेल में है।
ठीक है ना। तो इस बात को लिखो, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। Scientists Young and Fresnel designed two coherent sources. Scientists Young and Fresnel designed two coherent sources, दो coherent sources independently, और डैश करके लिख देना फ्रेजनल ने क्या किया था, फ्रेजनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, आउट ऑफ सिलेबस, हमारे सिलेबस में नहीं है। अपने को क्या पढ़ना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दूसरा लिखना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत ध्यान से समझना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन शॉर्ट अपन लोग YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या कहता है YDSE मेरे साथियों? यंग ने एक सिंगल सोर्स लिया, सिंगल सोर्स S, इसके सामने एक ओपेक स्क्रीन रखा और उस ओपेक स्क्रीन के पीछे एक और ओपेक स्क्रीन रखा। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली पाया कि जब इस ओपेक स्क्रीन में दो स्लिट्स बना देते हैं, स्लिट माने दरार, छेद, बोलो बात ध्यान में आती है ना। तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि यहाँ पर जो ये जो दूसरी वाली ओपेक स्क्रीन थी, इस सोर्स के ठीक सामने एक ब्राइट पैच दिखाई पड़ता। एक और सावधानी वाली बात, ये सोर्स कैसा था? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो इन्होंने पाया इस सोर्स के ठीक सामने, माने इन दोनों स्लिट्स के बाइसेक्टोरियल पॉइंट पे क्या दिखाई पड़ा इनको? ब्राइट। फिर इस ब्राइट के दोनों ओर डार्क, फिर इस डार्क के दोनों ओर फिर से क्या? ब्राइट। फिर इन दोनों ब्राइट के दोनों ओर डार्क, फिर इन दोनों डार्क के दोनों ओर क्या? ब्राइट। तो ये ब्राइट डार्क ऐसे ये पैटर्न इनको दिखाई पड़ा जी। ठीक, बोलो यहाँ तक बात। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। फिर से ध्यान से सुनना। एक सोर्स लिया, कैसा? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। उसके ठीक सामने एक ओपेक स्क्रीन रखा जिसमें यहाँ से बाइसेक्टोरियल बने दो इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे क्या लिया? दो स्लिट लिया। उसके पीछे एक और दूसरी ओपेक स्क्रीन लिया। तो उस पर इन्होंने क्या पाया कि सेंटर में कैसी स्लिट बन जा रही है, कैसा पैच बन जा रहा है? ब्राइट। उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे बनता चला गया। यहाँ पर इनको ये जो डार्क और ब्राइट ये जो हमें पैचेस दिखाई पड़ रहे थे, इनको फ्रिंज नाम दिया। क्या नाम दिया? फ्रिंज नाम दिया। ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ऐसे। बोलो बात ध्यान में आ गई होगी। क्यों ऐसा हो रहा था उस बात का एक्सप्लेनेशन अब अपने सिलेबस में कैलकुलेशन के लिए। ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हो गया। तो इन्होंने पाया, इन्होंने समझाने की कोशिश करी। कहा कि ये जो दोनों स्लिट्स थी, इसके पीछे एक ओपेक स्क्रीन था। ये जो दोनों स्लिट्स थी ऐसे, और यहाँ पर ये सोर्स, स्लिट को नाम दे दिया S1 और इसको नाम दे दिया S2। इन्होंने एक्चुअली में इसके बाइसेक्टोरियल पोजीशन पर ही यहाँ पर क्या पाया था? ब्राइट। इसके लिए पाथ डिफरेंस, अगर यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज है, इसका मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए था? मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना अभी बताया? n लैम्डा, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3। तो यहाँ पे जरा पाथ डिफरेंस को जरा निकालने की कोशिश करी। इन्होंने कहा इसको नाम दे दो O। अगर इसको नाम दिया O, तो फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मेरे साथियों ध्यान से समझना। पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S1 प्लस S1O माइनस S2 प्लस S2O। और यहाँ से बात पता चली, ये कितना हो जाएगा जी? 0। और पाथ डिफरेंस जब कितना होता है? n लैम्डा, तो क्या होता है? मैक्सिमा।
कंडीशन ऑफ वो क्या हो जाती है, मैक्सिमा। एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन लेमडा, जहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉर मैक्सिमा। हमारा पाथ डिफरेंस सेंट्रल ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस कैसा आ गया, कितना आ गया 0। इस वजह से ये ब्राइट पैच था। नहीं आया समझ में क्या, नहीं आया समझ में क्या, पक्का बताना, फील करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो फिर से समझाएं, खाली छापो नहीं। हाँ देखो, एक बार नहीं 10-15 बार बताएं, 10-15 बार बताएं, बेंच पे पूरी मड़िया मारो। देखो अब जरा देखो, यहाँ ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स था, यहाँ से लाइट निकल के कहाँ गई S1 पे, S1 से लेकर के कहाँ वो ऊपर S से S2, S2 से O, ये लाइट का पाथ था। हमने कहा जरा टोटल पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पाथ डिफरेंस। तो हमने कहा पहले ये वाला पाथ, फिर ये क्या हो गया, पहली वाली वेव का पाथ, फिर ये दूसरी वाली वेव का पाथ। हमने दोनों की लेंथ का डिफरेंस निकाला, वही क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। अब वो आया कितना, 0। क्यों 0 हो गया जी, यहाँ से देखो SS1 प्लस S1 हो, SS1 प्लस S1 हो, माइनस SS2 प्लस S2 हो, SS1 इज इक्वल टू SS2 एंड S1 इज इक्वल टू S2। दैट्स वाई दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 0। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती, पक्का क्लियर है मेरे साथियों, नहीं आया समझ में मेरे साथियों। यहाँ से बात पता चली कि ये जो पाथ डिफरेंस था वो कितना था, 0 था। इसी के कारण से सेंट्रल वाली फ्रिंज कैसी थी, ब्राइट थी। ठीक है ना, ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, पक्का बोलो। ब्राइट फ्रिंज थी, इसको जहाँ पर पाथ डिफरेंस कैसा हो गया, जहाँ पे पाथ डिफरेंस कैसा हो गया 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा एन लेमडा, दैट इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। और इंटरफेरेंस के केस में उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको क्या बोल देते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये क्या था फॉर मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती, आगे बढ़े। ऐसे ही दूसरी हमने ब्राइट फ्रिंज देखी, दूसरी ब्राइट फ्रिंज मान लो यहाँ थी, ये पॉइंट क्या था, P था, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। इन दोनों स्क्रीन्स के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल D से और दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कन्वेंशन है, जो मन चाहे सिंबल यूज करो, लेकिन यही सिंबल लेकर के करते हैं। हमने कहा फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, xn है क्या, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ये क्या है जी, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो हमने कहा फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P। इसको हमने देखा तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, S2P माइनस S1P। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है, क्यों, क्योंकि SS1 और SS2 तो दोनों क्या हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है। अब जरा इस डायग्राम पे चलो। हमने कहा भाई देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है S2P माइनस S1P, इसके लिए इन्होंने कहा यहीं पे रखो कंपस का सुई और इसको भरो आर्क S1P को, और S2P पे आप लगा दो एक कट मारो। यहाँ से आपने जब कट मारा तो यहाँ कट मार दिया जी, इस पॉइंट को नाम दे दिया मान लो M, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया M। हमने एक आर्क रख करके इसे कट मारा, इसलिए S1P इक्वल टू क्या होगा, MP। नहीं है ध्यान में क्या, S1P इक्वल टू क्या हो जाएगा, MP। पक्का बोलो क्लियर है। और S2P इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2M प्लस MP। तो हमने इसे लिखा कि S2P इज इक्वल टू S2M प्लस MP, एंड फिगर हमसे कह रहा है कि S1P इज इक्वल टू क्या है, MP। इसलिए पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू S2P मतलब S2M प्लस MP माइनस S1P, एंड आई एम ऑलरेडी टोल्ड दैट S1P इज इक्वल टू MP, इसलिए ख़त्म हो जाएगा। और पाथ डिफरेंस कितना आ गया जी, x इज इक्वल टू S2M। पाथ डिफरेंस कितना हो गया, x2M। अब जरा देखो S2M जो यहाँ से था, पकड़ो जरा इसको। इन्होंने कहा
अगर ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, फॉर स्मॉल थीटा, तभी आर्क यहाँ क्या बना था, परपेंडिकुलर, तो ये वाली एंगल क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती? क्यों? क्योंकि ये 90 बना तो ये बन गया क्या, 90 माइनस थीटा, तो फिर से ऑटोमेटिकली क्या बन गया थी, थीटा बन गया। जब ये थीटा बना मेरे साथियों ध्यान से समझना, तो आप लिखोगे S1M, यहाँ पे मैं लिख दूँ S1M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D cos थीटा, और S2M ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D sin थीटा। डायग्राम कह रहा है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का बताओ। जब ऐसा हुआ तो बहुत ध्यान से समझना, पाथ डिफरेंस S2M था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, D sin थीटा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो D sin थीटा। और आगे लिखते हैं फॉर स्मॉल थीटा sin थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, दैट इज वाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, d थीटा। sin थीटा को हटा करके क्या लिख दिया, d थीटा, एंड यू नो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या, tan थीटा। और मेरे साथियों ध्यान से समझना, डायग्राम देखो मेरी नज़र से डायग्राम, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक्शन, ये वाली डिस्टेंस कैपिटल डी है, यहाँ से हमने इसको मिलाया और ये ऐसे मिलाया, तो ये क्या बन जाएगा, XN अपॉन कैपिटल डी। ये थीटा तो ये 90 डिग्री बनाई, 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा बन जाएगा। उस लिहाज से tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, हाँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू XN अपॉन कैपिटल डी। पूरी बात नहीं बोलते, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, XN अपॉन डी, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D XN अपॉन कैपिटल डी। ये क्या है, x क्या है जी, यहाँ पर पाथ डिफरेंस, और यहाँ पर x क्या है, पाथ डिफरेंस, और XN क्या है, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज कह दो, nth फ्रिंज। अब फॉर मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा x कितना होना चाहिए जी, n लैम्डा, दैट्स वही यहाँ से पार्ट डिफरेंस जो आया वो किसके इक्वल हो गया, d XN अपॉन कैपिटल डी। यहाँ से बात पता चली, XN इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रिंज विड्थ को कभी बीटा से तो कभी W से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XN माइनस 1। यहाँ पे n के प्लेस पे हमने रखा क्या, n के प्लेस पे हमने मतलब n लैम्डा डिवाइड, और n के प्लेस पे क्या लिख दिया, n माइनस 1। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इन्होंने कहा कि सर लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d कॉमन ले लो, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया, n माइनस n माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा, बोलो। तो फ्रिंज विड्थ कितना आ गई, बोलो, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये फ्रिंज विड्थ किसकी है, ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ कितनी हो गई, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। मेरे साथियों मेरी नज़र से देखो तो तुम्हें एक बात नजर आएगी, इन्होंने कहा कि ये किसके लिए, फॉर मैक्सिमा n लैम्डा d बाई डी हो गया, n लैम्डा d बाई डी हो गया। अगर ये मिनिमा रहा होता तभी किसके इक्वल होता, 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई डी। नहीं आया ध्यान में क्या, बोलो, जबरदस्ती तो नहीं, मुड़ी खोपड़ी करे हिला दे रहे दीदी, पहले फ्री करो खोपड़ी को, सीधा बैठो, मेरुदंड पूरा सीधा होना चाहिए, एकदम रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना चाहिए, मेडुला ऑब्लांगाटा से निकलने वाला सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की प्रॉपर पावरिंग होनी चाहिए, किसके ऊपर, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की पावरिंग किसके ऊपर होनी चाहिए जी, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तुम्हारी स्पाइन नर्व्स एनर्जी नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं बचोगे, सांसें चलती रहेंगी, तय रहोगे। हम कुछ भी चिल्लाते रहे, फाय चिल्लाए जा रहे हैं, वो कथा वाली बुढ़िया बन जाओगे। हैं, एक बूढ़ा माता कथा सुन रही थी, पंडित जी कथा सुनाए बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत से कथा सुनाए। तो बूढ़ा माता जब पंडित जी कथा सुनाना शुरू करें तो बूढ़ा माता रोना शुरू करें, तो पंडित जी सोचें कि बूढ़ा माता बहुत बढ़िया कथा सुन रही हैं, तो उन्हीं की तरफ चेहरा कर करके और एकदम बढ़िया कथा सुनाए, वो मारा हो, ये बिगाड़ा हो, ये कर दिया। तो माता जी और एकदम बहुत जोर से रोएं। कथा का जिस दिन समापन था उस दिन पंडित जी ने बुढ़िया माता को बुलाया, माता जी इधर आओ। आई तो पंडित जी ने कहा कि माता जी कथा बहुत बढ़िया सुनती हो आप, तो कहीं आए भैया, किसी ने कहा ये बहरी हैं। तो पंडित जी टेंशन में आ गए कि 7 दिन से ये फिर कर क्या रही थी। तो
फिर पूछा, जोर से चिल्ला के उनके कान में पूछा, माता जी कथा बढ़िया रही? कहीं भैया हमका बहुत चिंता है, बहुत चिंता है। तो कहीं तुम रोती काहे हो? कहीं हमका बहुत चिंता है। कहीं किसकी? कहीं तुम्हारी। उन्होंने कहा कि उनके घर में भैंस का बच्चा, जिसको पड़वा बोलते हैं, कहा हमारा भैंस का बच्चा, हमारा पड़वा, उसको कुत्ते ने काट लिया था। जैसे तुम 6-7 दिन से हाथ पैर से पटक रहे हो, ऐसे वो भी पटक रहा था। और जैसे तुम आज अंतिम दिन है, जैसे तुम पूरा एकदम हाथ पैर दोनों उछाल रहे हो, ऐसे अंतिम दिन वो पूरा छटपटा रहा था। हमें डर है कि तो वो वाली बुढ़िया माता न बन जाओ यार। कथा सुनो लेकिन ढंग से कथा सुनो। वहाँ कुछ समझ में नहीं आया बूढ़ा को। कथा गई तेल लेने, लेकिन बूढ़ा एकदम पूरा 7 पाती का आंसू निकाल करके। तुम भी वही बनी हो हैं? अरे सीधे बैठो, लर्निंग मोड में बैठो, ग्रेस्पिंग मोड में बैठो। मैंने कितनी बार बताया कि आपका अटेंटिव ग्रेस्पिंग मोड, मेरुदंड आपका, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड आपका सीधा होना चाहिए, तभी आप कुछ सीखोगे। मैं जब से क्लास में घुसा हूँ, बताओ तब से पानी पिया हूँ क्या? मैं बाहर गया हूँ क्या? तो टाइम मरे जा रहे हो। हमको आए क्लास में आए हुए, मैं 4-5 पे 4-7 पे आ गया था आज। 4-7 पे? हाँ 4-5-6-7 मतलब 10 नहीं होने पाए थे। उसके पहले मैं क्लास में घुस गया था जी। और क्या बज रहा है जी? 8 बज गया जी। और तब से चिल्ला रहा हूँ, पानी बगैर पिए 4 घंटे हो गए। तो तुम ही तो चिल्ला रहे हो हैं, और तुम मरीपोल बने जा रहे हो। जिंदा रहने तो हमारे पूरा फोकस खराब हो जाता है भाई। जब तक तुम्हारी निगाहें एकदम वो कि कुछ और मुझे बता दे मैं सीख लूँ, कुछ और मुझे बता दे मैं सीख लूँ, इस वाले मोड में नहीं रहते तब तक हम पढ़ा थोड़ी पाते हैं जी। ध्यान से समझना। फॉर मिनिमा के लिए बहुत ध्यान से समझना। फॉर मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए बोलो? 2n+1 लैम्डा बाई 2, 0 1 2 3 से, या x = 2n-1 लैम्डा बाई 2 1 2 3 से। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती? n की वैल्यू 1 2 3 से। जब हमने ऐसा किया तो हमने कहा बताओ डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, इसके लिए क्या बन जाएगा? nth डार्क फ्रिंज xn = क्या बन जाएगा बोलो? 2n-1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये क्या बन गया? डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज। और फिर ऐसे ही xn-1 डार्क, डिस्टेंस ऑफ n-1 डार्क फ्रिंज, उसके लिए क्या हो जाएगा बोलो? 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई D -1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। इसको रख करके जब सॉल्व किया, यहाँ से फ्रिंज विड्थ निकाली बीटा डार्क, तो ये आ गया क्या? xnd माइनस xn-1d। और जब इसको सॉल्व किया, ये भी मिल गया क्या? बीटा डार्क इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यहाँ से बात पता चली, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ इज इक्वल्स टू डार्क फ्रिंज, मतलब बीटा ब्राइट इज इक्वल्स टू बीटा डार्क, बीटा ब्राइट इज इक्वल्स टू बीटा डार्क। ब्राइट और डार्क फ्रिंज की विड्थ दोनों की क्या हो गई? सेम। बोलो बात ध्यान में आई है कि नहीं आई है? यहाँ पर एम्पलीट्यूड दोनों का क्या था? सेम। यहाँ पर दोनों का एम्पलीट्यूड क्या था? सेम था। दोनों की इंटेंसिटी क्या थी? सेम थी। हमने कहा एम्पलीट्यूड A1 इज इक्वल्स टू क्या था? A2 दिस इज इक्वल्स टू A0 से ऐसा कह दिया और बोलो I1 इज इक्वल्स टू I2 दिस इज इक्वल्स टू I0 ऐसा कह दिया। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती? मेरे बच्चों ध्यान से समझना। हमने कहा कि इस वाले रिलेशन से A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? A0 स्क्वायर प्लस 2A0 A1 A2 में A0 स्क्वायर कॉस फाई। देखो मेरी नज़र से यहाँ क्या लिखा है? ये लिखा है A स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2A0 स्क्वायर बाहर हो, 2A0 स्क्वायर क्या बचा? 1 प्लस कॉस फाई है, तो इसको मैं लिख दूँ 2 फाई बाई 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 फाई बाई 2। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और cos 2 थीटा का कोई ऐसा फार्मूला जिसमें -1 आता हो, ताकि इस -1 को खत्म कर सके। तो cos 2 थीटा के 3 फार्मूले, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक, और तीसरा cos स्क्वायर -1 cos स्क्वायर थीटा -1।
2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं बताया क्या ये सब? अरे समीर तुम्हारा चेहरा उड़ गया, जैसे लग रहा है कोई, ये जैसे लग रहा है कोई ऐसी हदीस की आयत पढ़ दी जिससे तुम थाह नहीं लगा पा रहे हो, मुंह तुम्हारा उड़ गया। देखो यहाँ से ये क्या बोला, ये था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। हमने कहा एक और रिलेशन मालूम है, दिस इज इक्वल टू ये दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू cos 2 थीटा। और दूसरा रिलेशन था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती? मेरे साथियों यहाँ से हमने एक बार साइन स्क्वायर थीटा इसमें रखा, एक बार cos स्क्वायर थीटा रखा। जब साइन स्क्वायर थीटा रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से ये क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस प्लस तो 2 cos स्क्वायर थीटा। नहीं आ ध्यान में क्या? पक्का बोलो, क्लियर है? तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया cos 2 थीटा। एक रिलेशन ये मिल गया। दूसरा रिलेशन यहाँ से cos स्क्वायर थीटा में खत्म कर दो तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। इसमें से यही वाला फार्मूला वहाँ ले चलो, cos 2 थीटा का ये वाला फार्मूला ले चलो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ताकि ये वाला 1 खत्म हो सके। तो हमने ऐसे लिख दिया, जरा देखो ध्यान से, ये क्या बन गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a0 स्क्वायर 1 प्लस cos, जहाँ पे लिखा था cos 2 थीटा बाई 2, वहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस ये ध्यान रखना, ये माइनस 1 इस cos से अलग है, बाहर है ये मत सोच लेना ये एंगल का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये माइनस 1 प्लस 1 खत्म हो गया। अब यहाँ क्या आ गया जी, बोलो a इज इक्वल टू आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4a0 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2। मेरे साथियों ध्यान से समझना, अब यहाँ से स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ से क्या ले लो स्क्वायर रूट, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a0 cos 5 बाई 2। वेक्टर में भी इसको पढ़ाया था, फिर से पढ़ा दिया। यहाँ पर फिर मैक्सिमा के लिए फेज कितना होता है बोलो, मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितना 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यहीं पे रखा हमने 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, कुछ भी रखोगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 2a0 फॉर मैक्सिमा। तो a मैक्सिमम कितना बोलो 2a0, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इंटरफेरेंस में कितना 2a0। नहीं है ध्यान में? आगे बढ़े, हमने कहा कि इसी के पैटर्न पर वो आओ इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 4i0 cos स्क्वायर 5 बाई 2। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती? इसके लिए ये मैक्सिमा के लिए फॉर मैक्सिमा इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आई मैक्सिमम बोलो कितना 4i0। नहीं है ध्यान में क्या? और यहीं पर लगे हाथ a मिनिमम कितना होगा 0 और i मिनिमम भी कितना होगा 0, दोनों देख लो। यहीं पर फाई की वैल्यू क्या रखोगे मिनिमा के लिए, फाई कितना ओहो होश में 180 पाई 3 पाई 5 पाई, होश में नहीं हो, बोलता नहीं, जवाब नहीं देता बेटिया। तो ये क्या हो गया पाई 3 पाई 5 पाई और नंबर ऑफ पाई। तो जो रखा हमने यहाँ पे मान लो 0 रखा, सॉरी जब पाई रखा तो क्या हो गया ये 5/2, ये जैसे हुआ पाई रखा तो 5/2 था, इसलिए क्या आ गया 5/2, और 5/2 की वैल्यू क्या हो गया 0, इंटेंसिटी क्या हो गया 0, एम्पलीट्यूड में वही कांड हुआ, यानी जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था वहाँ एम्पलीट्यूड कितना हो गया था 2a0 और इंटेंसिटी कितनी हो गई थी 4i0, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था वहाँ एम्पलीट्यूड क्या हो गया था 0 और इंटेंसिटी क्या हो गई थी 0। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? पक्का क्लियर है? अब इसी में एक चीज़ होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ? मेरे साथियों बहुत ध्यान से समझना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ ध्यान से समझना। ऐसे मान लो फ्रिंजेस बनी है, ये ब्राइट फिर ये डार्क फिर ये ब्राइट फिर ये डार्क, ऐसे बना है।
तो हमने कहा था इसका एंगल बताओ कितना है। यहाँ से जब आपने एंगल देखा तो इसकी विड्थ कितनी थी, बीटा, ये क्या था कैपिटल टी। इस वाले एंगल को क्या बोल देंगे हम, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। कितना एंगल बना रहा है जी, ये कितना बना रहा है जी, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया बोलो, बीटा बाई डी। और बीटा बाई डी की वैल्यू कितनी होगी बोलो, लैम्डा बाई स्मॉल डी, लैम्डा बाई स्मॉल डी। नहीं आया समझ में क्या, पक्का बोलो। अब इसके कुछ केसेस हैं, किसके, इंटरफेरेंस के। इंटरफेरेंस पूरा ध्यान में आ गया ना। मैं एक बार रिवाइज करूं, मैक्सिमा की कंडीशन, मेरे साथ में दिमाग लगा के सही सही बोलना। मैक्सिमा की कंडीशन बताओ, मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस एन लेमडा, फेज डिफरेंस बोलो, फेज डिफरेंस 2n पाई। क्या चेहरा देखते हो इधर उधर, होश में आओ, खा जाएंगे पीस के पी जाएंगे तुरंत हम। फिर से ध्यान से समझो, फिर से पन्ना पलटने वाले तुम्हें पलट देंगे हम, समझो। हाँ ध्यान से समझना। फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस कितना होगा, एन लेमडा। फेज डिफरेंस कितना होगा, 2n पाई। नहीं है ध्यान में क्या, एम्पलीट्यूड कितना होगा, a1 प्लस a2, और आई मैक्सिमम कितना होगा, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। नहीं है ध्यान में क्या, यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो कितना हो जाएगा जी, 2a0। कितना हो जाएगा, 2a0। अब चलो मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस 2n-1 लेमडा बाई 2। फॉर मिनिमा के लिए, पाथ डिफरेंस कितना, 2n-1 लेमडा बाई 2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी बोलो, सॉरी पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना, 2n-1 पाई, 2n-1 पाई। नहीं बात ध्यान में आती है ना। अब हम चूंकि -1 इसलिए लेके चले चूंकि हम n की वैल्यू 1 2 3 4 रखने वाले हैं, ठीक। +1 लेके चलते तो कहाँ से, 0 1 2 3 4, दोनों बात सही है, ठीक। ये पोजीशन किसकी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये पोजीशन किसकी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलो यहाँ तक बात ध्यान में आई है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटरफेरेंस जब हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हुआ, तब जो हमारा मिला क्या, एम्पलीट्यूड, वो कितना मिल गया, 0। इंटेंसिटी क्या मिल गया, 0। बोलो बात समझ में आई है ना, पूरा समराइज हो गया एक साथ ना मेरे साथियों। आगे बढ़े। एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक। अब इसी के कुछ केसेस बनने हैं। सबसे पहला केस ध्यान से समझना, केस 1, सबसे पहला केस। नहीं नोट कर पाए क्या, अच्छा तुम भी नहीं नोट कर पाए, अच्छा। पहला केस जरा ध्यान से समझना। पहला केस क्या था, इन्होंने कहा कि होल सेटअप डिप्ड इन अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n या म्यू, तो क्या होने वाला है जरा ध्यान से समझना। बीटा मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा नॉट अपॉन n। वाई दिस इज बिकॉज लेमडा मीडियम इज इक्वल टू लेमडा नॉट अपॉन n, एंड थीटा मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा नॉट अपॉन n। वाई दिस इज बिकॉज लेमडा मीडियम इज इक्वल टू क्या हुआ, लेमडा नॉट अपॉन n। बोलो बात ध्यान में, ये असर्शन है, ये रीजन है, ध्यान रखना। फ्रिंज विड्थ डिक्रीज बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स, क्यों, वेवलेंथ डिक्रीज कर गया, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज कर गया। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती, पक्का क्लियर है। केस नंबर 2, दूसरा केस, दोनों स्क्रीन के बीच की सेपरेशन बढ़ाई या घटाई, या घटाई। तो हमने कहा कैपिटल डी जब इंक्रीज किया, हमने क्या किया, इंक्रीज किया, कैपिटल डी इंक्रीज किया, तो फ्रिंज विड्थ क्या करेगा, अच्छा फ्रिंज विड्थ, होश में नहीं हो, लेमडा डी बाई डी, बीटा इज इक्वल टू बोलो फार्मूला, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। नहीं है ध्यान में क्या, और जब डी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो बीटा उसी के अकॉर्डिंग, इसमें बढ़ रहा था, इसमें क्या करेगा, घट जाएगा। इसमें बीटा बढ़ जाएगा, इसमें बीटा क्या करेगा। लेकिन मजे की बात ये होगी, दोनों ही केसेस में व्हाट अबाउट थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि थीटा क्या था, लेमडा बाई स्मॉल डी, अनअफेक्टेड। एंगुलर फ्रिंज विड्थ अनअफेक्टेड, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होगा वो क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। पक्का बोलो, क्लियर है। आगे बढ़े। हमने कहा तीसरा केस, केस 3 लिया। इन्होंने कहा कि अगर ये
ये जो वाइट सोर्स था, ये जो वाइट सोर्स था, इस वाइट सोर्स को रिप्लेस कर दिया एक पॉलीक्रोमेटिक सोर्स से। वाइट सोर्स को रिप्लेस कर दिया किससे? एक पॉलीक्रोमेटिक सोर्स। क्या होने वाला है मेरे साथियों, बहुत ध्यान से समझना क्या होने वाला है। यहाँ जब आपने इसको वाइट सोर्स कर दिया या पॉलीक्रोमेटिक सोर्स कर दिया तो सेंट्रल फ्रिंज कैसी हो जाएगी जी? वाइट। सेंट्रल फ्रिंज कैसी हो जाएगी? वाइट। और इसके दोनों तरफ फिर ब्राइट होगी ये, लेकिन वाइट होगी। इसके दोनों तरफ क्या होंगे? डार्क। इनके दोनों तरफ क्या होंगे? डार्क। और फिर कलर्स का जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ऐसे VIBGYOR। बोलो बात ध्यान में आती है ना? VIBGYOR। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती? और ऐसे करते करते एक के बाद एक कलर्स की मिक्सिंग होती जाएगी, एक के बाद एक क्या होती जाएगी। तो सेवंथ फ्रिंज जो फिर से होगी वो कैसी बन जाएगी? फिर से कैसी बन जाएगी? वाइट। और फिर उसके बाद वाइट रहेंगी। तो इसमें आपको जवाब क्या दोगे? सेंट्रल फ्रिंज कैसी हो जाएगी? वाइट। और उसके बाद कैसी मिलेंगी? कलर्ड फ्रिंजेस। कैसी मिलेंगी? कलर्ड फ्रिंजेस। कलर ऑफ सोप बबल इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। कलर ऑफ सोप बबल इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। पानी के ऊपर तेल गिर गया था, उसका कलर इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती? पक्का क्लियर है ना? अगला केस देखो, अगला केस देखो। केस नंबर कौन सा है जी ये? ठीक है ना? अगला केस 4। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ऐसे बनाया, ये था, ये वाइट सोर्स था। वाइट सोर्स, ध्यान से समझना। सोर्स को जितने एंगल से आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे, किससे एंगल बने? इससे। तो जितना एंगल आप इस सोर्स को यहाँ पे शिफ्ट करोगे ना, उतने एंगल इसका जो सेंट्रल ब्राइट है वो भी ऑपोजिट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। नहीं है ध्यान में क्या? जितना डिस्टेंस शिफ्ट करोगे उतना डिस्टेंस नहीं शिफ्ट होगा। जितना एंगुलर डिस्टॉर्शन, जितना डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ऑपोजिट साइड में। पक्का बोलो क्लियर है? इस तरह से लिख लें, यही लिख लें कि ये पहले डायग्राम बना लें और ये दोनों एंगल सेम होंगे। डायग्राम बना लें। इफ सोर्स इज शिफ्टेड ऑन ईदर साइड, है ना, पैरेलल टू द स्क्रीन, then angular displacement of the source will be equal to the angular displacement of central bright. Parallel to the slit screen, parallel to the slit screen, then angular displacement of the source is equal to the angular displacement of central bright fringe. मतलब ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न ही क्या कर गया? शिफ्ट कर गया। पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न क्या कर गया? शिफ्ट कर गया। नहीं है ध्यान में क्या? और एक बात समझना, अगला केस नंबर 5। केस नंबर 5 हमने कहा कि ये दोनों हमारे, ये हमारा सोर्स है, ये दोनों हमारे स्लिट्स हैं। इस सोर्स को हम पास ला रहे हैं, फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी, इसके पहले वाले में फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं, केवल क्या पड़ा था? फ्रिंज पैटर्न एक साइड शिफ्ट कर गया था पूरा। इस वाले में अब की बार हम सोर्स को परपेंडिकुलर टू स्लिट स्क्रीन मूव कर रहे हैं। सोर्स को हम पास ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं। पास लाने से एक लिमिट के बाद जब हम इसको बहुत क्लोज ले आएंगे, पहले तो इसकी शार्पनेस माने ब्राइटनेस बढ़ेगी, फ्रिंज की ब्राइटनेस क्या करेगी? बढ़ेगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ लाइट जो होगा इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस कम हो रहा है। लेकिन फ्रिंज पैटर्न जस का तस रहेगा। लेकिन आफ्टर सर्टेन लिमिट, ये बहुत क्लोज हो गया ना, जब टू क्लोज हो गया तो धीमे से करके ये फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर होने लग जाएगा। फ्रिंज पैटर्न क्या करेगा? तो क्या केस बना के लिखोगे? व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड द स्लिट स्क्रीन या फ्रिंज स्क्रीन, then there will be no change in the fringe pattern up to certain limit. After a certain limit, yeah, when source is too close to the slit screen, then fringe pattern will disappear. But then पहले faint करेगा, there is no change in the fringe width. then there is no change in the fringe width and fringe pattern. Sir, when a source also move towards the screen, then there is no change in the fringe width and fringe pattern या interference pattern. And when it moves too close, TOO, बहुत close हो गया, too close to the slit screen, then fringes becomes fainter and finally disappear. फेंटर हो जाएंगे और फाइनली क्या करेंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। पक्का बोलो क्लियर है?
एक बात और देखो, हमने कहा था एक और केस इसी में ऐसे पूछते हैं, केस 6 एक और केस हमने कहा, ये जहाँ डार्क फ्रिंज बन रही थी ना, डार्क फ्रिंज जहाँ बन रही थी, क्या वहाँ लाइट एब्सेंट हो गई थी? लाइट थी लेकिन कैसी थी? ऑपोजिट फेज में लाइट थी लेकिन कैसी? लाइट और लाइट, दो लाइट रेस के मिलने से अंधेरा छा गया। ये किसकी वजह से हुआ? इंटरफेरेंस। नहीं है ध्यान में क्या? दो लाइट मिले लेकिन क्या छा जाए? अंधेरा छा जाए। लाइट और लाइट मिलकर के डार्क बना देती है। कहाँ होता है? इंटरफेरेंस। आगे चल करके डिफ्रैक्शन में भी ये होता है, लेकिन पहले किस में हुआ हमने पढ़ा? इंटरफेरेंस। बोलो बात ध्यान में आती है कि नहीं आती? तो लाइट प्लस लाइट इज इक्वल टू डार्क, ये कहाँ देखने को मिला? इंटरफेरेंस। हमने इसको भी एक केस बना दिया ऐसे, लाइट प्लस लाइट इज इक्वल टू क्या हो गया? डार्क। कंडीशन इज दैट कि फेज, ऑपोजिट फेज, व्हेन लाइट वेव्स आर इन ऑपोजिट फेज। जब लाइट वेव्स किस में होंगी? ऑपोजिट फेज में होंगी। बोलो बात ध्यान में आती है कि नहीं आती? अगला केस देखो, केस 7। इन्होंने कहा दोनों स्लिट्स के सामने एक एक करके, दोनों स्लिट्स के सामने हमने एक क्या रख दिया ऐसे, किसी एक स्लिट के सामने, ओहो, किसी एक स्लिट के सामने क्या रख दिया जी? ग्लास स्लैब रख दिया, जिसकी थिकनेस क्या थी? टी थी। टी थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक हमने क्या रख दिया? ग्लास स्लैब रख दिया। तो फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा अनचेंज, बीटा अनचेंज, लेकिन क्या होगा? फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट कर जाएगा, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट कर जाएगा अलोंग साइड ऑफ द स्लैब। कितना शिफ्ट करेगा? कितना शिफ्ट करेगा? बोलो। n-1 इंटू टी, डूब मरो। ये शिफ्ट कितना करेगा? लेटरल शिफ्ट। जो लोग दोबारा से पढ़ रहे हो ना, रिपीटर्स हैं, इनको ये बोलना चाहिए जो पढ़ चुके हैं एक बार। बट शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न कितना शिफ्ट करेगा जी? y इज इक्वल टू, बोलो, n-1 इंटू क्या हो जाएगा? t। नहीं आया ध्यान में क्या? और अगर हमने अगला केस, केस 8, अगर हमने दोनों स्लिट्स के सामने, अगर हमने दोनों स्लिट्स के सामने एक एक क्या लगा दिया? ऐसे स्लैब लगाया, तो क्या होगा? इसकी वजह से इधर शिफ्ट करेगा, इसकी वजह से इधर शिफ्ट करेगा। इसमें एक कंडीशन पूछते हैं कि दोनों तरफ हम क्या लगाएं? स्लैब लगाएं, लेकिन कोई शिफ्टिंग ना हो। तो ये था n1, इसकी थिकनेस क्या थी? t1, n2 थिकनेस क्या थी? t2। तो फॉर नो शिफ्टिंग, फॉर नो शिफ्टिंग, जितना वो ऊपर शिफ्ट करे उतना वो नीचे कर दे, मतलब y1 इज इक्वल टू क्या हो जाए? y2। तब यहाँ पर क्या मिल जाएगा? n1 - 1 इंटू t1 इज इक्वल टू क्या हो गया? n2 - 1 इंटू क्या हो जाएगा? t2। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती? पक्का क्लियर है ना? यहाँ से अगला केस, केस नंबर 9। मेरे साथियों बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर ये ऐसे बनाया, ये लिया, एक स्क्रीन लगाई, एक और स्क्रीन लगाई हमने ऐसे, एक और स्क्रीन हमने ऐसे लगाई। ध्यान से समझना। यहाँ पर ऐसे, ये सेंटर में क्या चल रहा था? सेंटर में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। जहाँ पे डार्क फ्रिंज की पोजीशन थी वहीं पर हमने क्या कर दिया? एक छेद। तो क्या देखने को मिलेगा? बोलो। इसके सामने ये फिर किसकी तरह बिहेव करेगा? ओरिजिनल सोर्स। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ओरिजिनल सोर्स। और फिर इसके सामने हम एक स्लिटेड स्क्रीन लगाते हैं, स्लिटेड स्क्रीन लगा दें, और इसके सामने फिर एक हम स्क्रीन लगा दें, तो हमको यहाँ पर फिर से क्या मिल जाएगा? फ्रिंज पैटर्न। इसके ठीक सामने क्या होगा? ब्राइट। डार्क के सामने डार्क नहीं होगा, फिर डार्क के सामने क्या बन जाएगा? ब्राइट। मैंने फ्रिंज पैटर्न पूरा का पूरा क्या करेगा? रिपीट कर जाएगा। किसी के ध्यान में आता है कोई और केस है क्या? हाँ, स्लिट विड्थ जो है, जितना चौड़ा होगा स्लिट, जितना चौड़ा होगा उतना उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगला केस जो था केस 10, बिल्कुल ठीक याद दिलाया, काहे भाई घेर रहे हो? केस 10 इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? क्या था स्लिट विड्थ? ए। स्लिट विड्थ क्या था? ए। मान लिया ऐसे उसका डायमीटर है। बोलो बात ध्यान में आती कि नहीं आती? पक्का क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? कोई और केस तो नहीं बनता हुआ बचता है किसी के दिमाग में?
सारे केस हमने इंटरफेरेंस के बना दिए। ये खत्म हो गया क्या, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में से अपना क्या खत्म हुआ, इंटरफेरेंस। वेव ऑप्टिक्स में से अभी पढ़ना बाकी क्या रह गया है, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, जिसको अब हम अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि सारे लोगों का चेहरा बुझ चुका है, हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अरे जवाब दे नहीं पा रहे हो, कथा सुन के चले जाओ बुढ़िया बन के हैं। कोई बात नहीं, कल पहले इसको पढ़ेंगे, लगभग 1 घंटे का लेक्चर और बचा है दोनों मिला करके, ठीक है ना। पहले हम लोग बोल रहे हैं घूमना भी जाएगा, ठीक है ना। हो गया, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।